नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी का 200 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, एमसीक्यू प्रश्न को करने वाले हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि सारा का सारा जो है हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो क्लास को हम लोग करने वाले हैं। देख सकते हैं पहला नंबर जो है अध्याय 1 है पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। देख सकते हैं कि पहला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो फ्रांसीसी भाषा से हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है। इसका वर्णन देख सकते हैं, वर्णन के साथ लिए हुए क्वेश्चन को वर्णन भी दिया हुआ है। देख सकते हैं वर्णन है कि यह फ्रांसीसी शब्द इन्वोर्नर यानी एनवायरमेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। फ्रांसीसी शब्द इन्वोर्नर यानी जिसका या एनवायरमेंट से बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा इमारत। इमारत जो है प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह मानव निर्मित है। यह मानव के द्वारा जो है इमारतें बिल्डिंगें बनाई जाती है, जबकि वायु, जल और भूमि ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण का घटक होते हैं। वर्णन इसका देखते हैं। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि इमारतें मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है। इमारतें मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है, जबकि वायु, जल और भूमि प्राकृतिक घटक का स्रोत है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत जो होता है उसको स्थल मंडल कहा जाता है, स्थल मंडल। इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ है। वर्णन है कि चट्टान और खनिज से बनी होती है। यह चट्टानें और खनिजों से बनी होती है और मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है, और यह मिट्टी के पतली परत से ढकी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय पर्यावरण का एक उदाहरण कौन सा है। मानवीय पर्यावरण का उदाहरण एक कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म। धर्म जो है मानवीय पर्यावरण का उदाहरण है, जबकि पर्वत, नदी और वन जो है प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। इसका वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है। वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि धर्म, परिवार, समुदाय, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण के उदाहरण है। धर्म, परिवार और समुदाय, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण के उदाहरण है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है कि पर्यावरण के अजैविक घटक का उदाहरण कौन सा है। पर्यावरण के अजैविक घटक का उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्जीव वस्तुएं जैसे भूमि जो है यह पर्यावरण के अजैविक घटक, अबायोटिक घटक का उदाहरण है। इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि निर्जीव पदार्थ के संसार को अजैविक और सजीव के संसार को जैविक घटक कहा जाता है। संसार में वे सभी पदार्थ है जो निर्जीव है उसे अजैविक घटक, और जो सजीव है उसे जैविक घटक यानी कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। 6 नंबर प्रश्न जो है जीव मंडल यानी बायोस्फीयर क्या है यानी जीव मंडल किसे कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। वो वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाता है उसे जीव मंडल कहते हैं। वो वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे जीव मंडल कहते हैं। व्याख्या देख सकते दिया हुआ व्याख्या है कि जीव मंडल में पौधे और पशु जीव मिलकर जैव संसार का निर्माण करते हैं। जीव मंडल में पौधे और पशु मिलकर जैव संसार का निर्माण करते हैं। अगला नंबर देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जबकि जो है 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
इसका वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8 है। 8 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण कौन करता है? पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा सी। इसका सही हो जाएगा कि सभी जीवधारी आपस में तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ मिलकर, सभी जीवधारी आपस में तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों से मिलकर जो है पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करता है। वर्णन देख सकते हैं, इसका वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ और ऊर्जा व पदार्थों के आदान प्रदान से जुड़े रहते हैं। यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ और ऊर्जा व पदार्थों के आदान प्रदान से जुड़े होते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आगे है, प्रश्न नंबर 9 है। 9 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय पद्धति बार्टर सिस्टम क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वस्तु विनिमय प्रणाली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वस्तु की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग ना होता है उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं, या बार्टर सिस्टम उसी को कहा जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि प्राचीन काल में लोग बिना रुपये के अनाज के बदले कपड़े या अन्य जरूरत की चीजें लेते देते थे, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यह जीवन का मूल आधार है, पर्यावरण जो है यह जीवन का मूल आधार है। इससे हमें सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है कि यह भोजन और आवास प्रदान करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी चीजें हमें प्राकृतिक पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी चीजें हमें प्राकृतिक पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर चैप्टर है। देख सकते हैं कि हम लोग अध्याय 2 में पहुंच चुके हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 2 में आ चुके हैं। 2 नंबर चैप्टर है कि हमारी पृथ्वी के अंदर इनसाइड आवर अर्थ है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है। इसका देख सकते हैं दूसरा नंबर चैप्टर का पहला नंबर 11 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी और सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे आंतरिक और बाह्य परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे भीतरी और सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा भूपर्पटी और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोरोड और भूपर्पटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। सबसे बाहरी वाले को भूपर्पटी और सबसे आंतरिक वाले भाग को कोरोड कहा जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया है, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि सबसे बाहरी परत जिसे क्रस्ट कहते हैं और सबसे भीतरी केंद्रीय परत को कोरोड यानी कोर कहलाता है। अगला नंबर 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परपटी जिसे भूपर्पटी भी कहते हैं। क्रस्ट जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाले भाग होते हैं ये सबसे पतला होता है, क्योंकि ये जो है सिर्फ 1% होता है पूरे पृथ्वी का, जो है 1% होता है। जबकि मेंटल जो है सबसे ज़्यादा होता है, 84% भाग जो है मेंटल ही होता है। 84% भाग जो है मेंटल होता है, और जबकि करोड़ जो होता है वो 15% होता है। करोड़ जो है 15% होता है। अगला नंबर इसका वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि यह सभी परतों में सबसे पतली होती है। यह जो है परपटी जो है यह सभी परतों में सबसे पतली होती है, जिसकी गहराई महाद्वीपीय सतह पे लगभग 35 किलोमीटर और समुद्री सतह पे 5 किलोमीटर होता है। समुद्री सतह पे जो है ये 5 किलोमीटर होता है और महाद्वीपीय सतह पे इसकी गहराई जो है लगभग 35 किलोमीटर होता है। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 13 है कि महाद्वीपीय सनहति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी होती है? महाद्वीपीय सनहति मुख्यतः किन खनिजों से बना होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। सियाल और एल्युमिनियम से, सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, जिसे सियाल कहते हैं, शॉर्ट में सियाल कहा जाता है। महाद्वीपीय सनहति मुख्य रूप से जो है सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है।
अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं, इसका वर्णन दिया हुआ है कि महाद्वीपीय पर्पटी को मुख्य रूप से सियाल SIAL कहा जाता है। SI को शॉर्ट में सियाल बोलते हैं, SI को मतलब सिलिका होता है, और जबकि AL मतलब एल्युमिनियम होता है। इस शॉर्ट में याद करने का ट्रिक दिया हुआ है। अगला नंबर 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय पर्पटी मुख्य रूप से किन तत्वों से बने होते हैं। महासागरीय पर्पटी जो है मुख्य रूप से किन तत्वों से बने होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाद्वीपीय पर्पटी मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बने होते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम से बने होते हैं, जिसे सीमा बोला जाता है, शॉर्ट में सीमा बोला जाता है। व्याख्या देखते हैं, देख सकते हैं इसका व्याख्या दिया हुआ कि महासागरीय सतह का मुख्य घटक सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 15 है कि पृथ्वी के आयतन का कितना हिस्सा मेंटल है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत मेंटल है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है लगभग जो है 84% भाग जो है मेंटल होता है, 84% भाग, जबकि 1% भाग जो है भूपर्पटी है और 15% भाग जो है क्रोड होता है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या है कि भू पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग घेरता है, जो पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग घेरता है। अगला नंबर को प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है कि केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषता क्या है। केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय क्रोड की मुख्य विशेषता है, यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे की बनी होती है। क्रोड जो होता है लोहा और निकेल का बना होता है, जिसे नीफे, शॉर्ट में नीफे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कि यहाँ तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि इसे नीफे भी कहा जाता है, तो इसका तीनों का तीनों जो ऑप्शन सही है, इसीलिए उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है, जिसका तापमान बहुत उच्च होता है, जिसका तापमान बहुत उच्च होता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 17 है कि पृथ्वी की पर्पटी का कितना प्रतिशत हिस्सा खनिज पदार्थों से बना है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा खनिज पदार्थों से बना हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पृथ्वी की पर्पटी विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी जो है विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी है। ऑप्शन नंबर बी है कि शैल का अर्थ है पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले पदार्थ के पिंड। ऑप्शन नंबर बी भी सही। ऑप्शन नंबर डी है कि शैल किसी भी रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। शैल जो है किसी भी रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ वर्णन है कि पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि आग्नेय शैल इग्नियस रॉक्स के निर्माण का मुख्य कारण क्या है। आग्नेय शैल के निर्माण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। पिघला हुआ मैग्मा और ठंडा होकर ठोस बनाता है। पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, जो दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। इसे प्राकृतिक शैल भी कहा जाता है, और यह दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 19 है। 19 नंबर प्रश्न है कि आग्नेय शैल का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है। आग्नेय शैल का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है बेसाल्ट जो है इसका सही हो जाएगा। ये जो है अगला नंबर देख सकते हैं, इसका वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया गया है कि दक्कन का पठार मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। दक्कन का पठार जो है मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 20 है। प्रश्न नंबर 20 है कि अवसादी शैल सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। अवसादी शैल का निर्माण होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कि लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने और उनके जमा होने से जो है अवसादी शैल का निर्माण होता है।
वर्णन इसका देखते हैं, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि ये अवसाद दबकर और कठोर होकर चट्टान की परतें बनाती है, जिसे बलुआ पत्थर सैंड स्टोन कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है, अध्याय नंबर हम लोग 3 में आ चुके हैं। अध्याय नंबर 3 है, अध्याय नंबर 3 है कि हमारी बदलती पृथ्वी। अध्याय नंबर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। 21 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, तीसरा नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। 21 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की गति को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की गति को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा 2 गति में। पृथ्वी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। पृथ्वी के मुख्यतः 2 प्रकार की गति होती है, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात होता है और बहिर्जात होती है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है। वर्णन दिया हुआ है कि अंतर्जात बल एंडोजेनिक फोर्स पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होते हैं, जबकि बहिर्जात फोर्स एक्सोजेनिक फोर्स या सतह पे कार्य करता है। अगला नंबर देख सकते हैं दिया हुआ है, 22 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 है कि अचानक उत्पन्न होने वाले बल जैसे भूकंप और ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी पर क्या होता है। अचानक उत्पन्न होने वाले बल जैसे भूकंप और ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी पे क्या उत्पन्न होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आकस्मिक गति यानी सडन मूवमेंट होती है, सडन मूवमेंट होने लगता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ वर्णन है कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं भारी विनाश और अचानक बदलाव का कारण बनाती है। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं भारी विनाश और अचानक बदलाव का कारण बनाती है। अगला नंबर देख सकते हैं, अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23 है कि भूकंप का उद्गम केंद्र जहां से भूकंप शुरू होता है क्या कहलाता है। भूकंप का उद्गम केंद्र जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। उसको कहते हैं सॉरी इसका कहते हैं भूकंप। बी ऑप्शन नंबर बी उसका सही हो, उसको कहते हैं फोकस या भूकंपीय केंद्र। भूकंप का केंद्र या फोकस कहा जाता है। भूकंपीय फोकस कहते हैं जहां से उसकी उत्पन्न होती है भूकंप का। जबकि पृथ्वी पर जहां प्रथम बार उसका भूकंप का महसूस किया जाता है, प्रथम बार उसकी तरंगे पृथ्वी पर पहुंचती है, उस जगह को ईपी सेंटर कहा जाता है, उसको ईपी सेंटर कहा जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ है फोकस या भूकंपीय फोकस। वर्णन है कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप कंपन शुरू होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के नीचे का वह जगह जहां से भूकंप शुरू होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है, जबकि जहां पे प्रथम उसका झटका महसूस किया जाता है भूकंप का उसे अधिकेंद्र बोला जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है कि भूकंपीय केंद्र के ठीक सतह पर स्थित स्थान को क्या कहते हैं। भूकंपीय केंद्र के ठीक सतह पर स्थित स्थान को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईपी सेंटर कहते हैं इसको, अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, अधिकेंद्र कहा जाता है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया है, वर्णन है अधिकेंद्र के निकट स्थान पर सबसे अधिक हानि होती है। अधिकेंद्र के निकट जहाँ पे होती है वहाँ पे सबसे अधिक हानि होती है। अगला नंबर 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रिएक्टर स्केल पे जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं कि वर्णन दिया हुआ है कि भूकंपीय ऊर्जा या तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। 7.0 या उससे अधिक का भूकंप बहुत विनाशकारी होता है। 7.0 या उससे अधिक का भूकंप जो होता है बहुत अधिक विनाशकारी होता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर बड़े मोड़ बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं। नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर बड़े मोड़ बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्प बनाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्प। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि नदी के इन बड़े मार्गों को विसर्प कहा जाता है। नदी जब मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो नदी अपने मार्ग को इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा बना लेती है, तो इसी को विसर्प कहा जाता है। ये टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता बनाती है नदी अपने मार्ग को बनाती है, तो इसी को विसर्प कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि चाप झील ऑक्सबो लेक का निर्माण कैसे होता है। ऑक्सबो लेक का निर्माण कैसे होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। विसर्प के लूप के कट जाने से
कट जाने से अलग बनी झील को चाप झील कहा जाता है। चाप झील का निर्माण जो है जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो नदी जो है अपनी मार्ग इस तरह से बनाती है, इस तरह जलती है और इस तरह से जो नदी जो है अपने साथ इस साइड हो जाती है और नदी का बहाव इस तरह का बन जाता है और फिर नदी इस तरह से बहना स्टार्ट कर देती है, बहती है और एक कट के अलग झील का निर्माण कर देता है। ये झील बन जाता है तो इसे ही ऑक्सबो लेक यानी चाप झील कहा जाता है। इसे ही चाप झील कहा जाता है, चाप झील कहा जाता है। वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि जब विसर्प का सिरा आपस में कट जाता है तो वह एक अलग झील बन जाती है जिसे चाप झील ऑक्सबो लेक कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है कि हिमनद द्वारा लाई गई मिट्टी और कंकर पत्थर जैसी पदार्थों के निक्षेप को क्या कहते हैं। हिमनद द्वारा लाई गई मिट्टी और कंकर पत्थर जैसे पदार्थों के निक्षेप को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। हिमोड़ कहते हैं, हिमोड़ कहा जाता है। हिमनद द्वारा लाई गई मिट्टी या कंकर पत्थर को हिमोड़ कहा जाता है, हिमोड़। वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है कि ग्लेशियर के तलछट निक्षेप से हिमोड़ या मोरेन बनते हैं, हिमोड़ या मोरेन बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तान में पवन द्वारा बनने वाली छतरी के आकार की चट्टान को क्या कहते हैं। रेगिस्तान में पवन द्वारा बनने वाली छतरी के आकार की चट्टान को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्रक चट्टान, छत्रक शैल कहा जाता है, मशरूम रॉक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं इसका व्याख्या दिया हुआ है कि रेगिस्तान में हवा निचले हिस्से को आसानी से काट देती है और जिससे चट्टाने छतरी जैसी दिखाई देती है, चट्टाने जो है छतरी जैसी दिखाई देती है। अगला नंबर प्रश्न नंबर जो है 30 नंबर प्रश्न है कि समुद्र के तट पर तरंगों के लगातार टकराने से बनने वाली खाली जगह को क्या कहते हैं। समुद्र के तट पे तरंगों से लगातार टकराने से बनने वाली खाली जगह को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री गुफा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री गुफा कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते दिया हुआ है, व्याख्या है कि समय के साथ ये गुफाएं बड़ी होकर समुद्री मेहराब और बाढ़ में अष्टैक का रूप ले लेती है। समय के साथ ये गुफाएं बड़ी होकर समुद्री मेहराब और अष्टैक में का रूप ले लेती है। अगला नंबर देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं। चैप्टर नंबर अध्याय 4 है वायु यानी एयर से संबंधित जो है प्रश्न हम लोग अब करने वाले हैं। देख सकते हैं 31 नंबर प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की किस चादर से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की किस चादर से घिरी हुई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, इसका वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है। वर्णन दिया हुआ है कि वायुमंडल में हमें सूर्य की हानिकारक किरणें से बचाता है और सांस लेने के लिए हवा देता है। वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणें से बचाता है और सांस लेने के लिए हवा देता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है। 32 प्रश्न है कि वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है, 78% है, जबकि ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% है, O2 जो है 21% है और CO2 जो है वायुमंडल में 0.03% है। जबकि अन्य गैस में जो है 1% अन्य गैस आते हैं, 1% जो अन्य गैस है। एवं आर्गन जो है 0.93% आर्गन है, 9.03% जो है वो आर्गन गैस है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं वर्णन दिया कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रचुर मात्रा में गैस है। अगला नंबर 33 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 21% है, जबकि नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अगला नंबर क्वेश्चन, इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि मनुष्य और पशु सांस लेते समय हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर
34 है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, इसका व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि यह पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म कर रखती है, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म रखती है, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगला नंबर 35 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत किसे माना जाता है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत किसे माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल स्ट्रेटोस्फीयर को जो है क्षोभमंडल को जो है वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है, क्षोभमंडल को, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओला, ये सब जो है यही मंडल में होता है। अगला नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन है कि वायुयान उड़ाने के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल उड़ाने के लिए वायुमंडल की किस परत का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। समताप मंडल जो है वायुमंडल उड़ाने के लिए, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ व्याख्या है कि समताप मंडल बादलों और मौसम की घटनाओं से मुक्त होता है। समताप मंडल बादलों और मौसम की घटनाओं से मुक्त होता है, जिससे यह हवाई जहाज उड़ाना आदर्श माना जाता है, जिससे यह हवाई जहाज उड़ाना आदर्श माना जाता है। अगला नंबर 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें कौन सी परत बचाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें कौन सी परत बचाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ओजोन परत। ओजोन परत जो है, जो समताप मंडल में पाया जाता है, ये यूवी रेज, सूर्य से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरण को जो है पृथ्वी पर आने से बचाती है। वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं कि ओजोन गैस की यह परत घातक यूवी किरणें से बचाती है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है कि रेडियो तरंगे के संचार में वायुमंडल की कौन सी परत मदद करती है। रेडियो तरंगे के संचार में वायुमंडल की कौन सी परत मदद करती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल या जिसे थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर कहा जाता है, यह रेडियो तरंगों के संचार में मदद करता है। वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है। वर्णन है कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा वापस परावर्तित होकर ध्वनि पर लौटाती है। अगला नंबर है, प्रश्न नंबर 39 है कि वायु दाब एयर प्रेशर से क्या तात्पर्य है। वायु दाब एयर प्रेशर से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पे वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, पृथ्वी की सतह पे वायु के द्वारा लगाया गया दाब को, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही होगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ कि समुद्र स्तर पर वायुमंडल सबसे अधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पे जाने पर यह घटता है। वायुमंडलीय दाब जो होता है समुद्र की सतह पे सबसे अधिक होती है, जबकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायु दाब घटता जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति क्या कहलाती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति क्या कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंड कहते हैं, पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं। वर्णन है कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। हवाएं जो हमेशा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है बहती है। अगला नंबर, अध्याय नंबर हम लोग 5 में आ गए हैं। चैप्टर नंबर 5 में है जल, वाटर से रिलेटेड जो है अब हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। देख सकते हैं 41 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के नीले भाग को क्या कहा जाता है, क्योंकि इस पर कितना पानी है। पृथ्वी के नीले भाग को क्या कहा जाता है, क्योंकि इस पर कितना पानी है। पृथ्वी के नीले भाग को क्या कहा जाता है, क्योंकि इस पर कितना पानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 71%। पृथ्वी पे जो है 71% भाग जो है जल भाग से ढका हुआ है। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ पानी की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है। पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से दिखाई देने पे ये नीला दिखाई देता है देखने पे। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है
कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है 97.3%। 97.3% ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि महासागरों का जल अत्यधिक लवणीय खारा होता है। महासागरों का जल अत्यधिक लवणीय खारा होता है जो सीधे उपयोग नहीं होता है, जो सीधे उपयोग में नहीं होता है। अगला नंबर 43 नंबर प्रश्न है कि अलवण यानी शुद्ध मीठा जल पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत है। पृथ्वी पर कुल शुद्ध जल का मीठा जल कितना प्रतिशत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा लगभग 2.7% जल जो है पृथ्वी पर मीठे पानी के रूप में पाया जाता है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है व्याख्या है कि इस थोड़े से शुद्ध पानी का भी बड़ा हिस्सा हिमनद यानी ग्लेशियर और बर्फ की चादर के रूप में जमा है। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 44 है कि जल चक्रण यानी वाटर साइकिल प्रक्रिया में मुख्य चरण कौन से है। वाटर साइकिल प्रक्रिया में के चरण में मुख्यतः कौन कौन शामिल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बाष्पीकरण, संघनन और बर्षण। बाष्पीकरण, संघनन और बर्षण शामिल है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, व्याख्या इसका देख सकते हैं, व्याख्या दिया हो कि जल लगातार महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है जिसे जल चक्र कहते हैं। जल लगातार महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है जिसे जल चक्र कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय गति को कितने प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। महासागरीय गति को कितने प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं में बांटी जाती है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि महासागरों का पानी कभी शांत नहीं रहता। महासागरों का पानी जो है कभी शांत नहीं रहता है। इसमें ये 3 मुख्य गतियां होती है। 3 तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं वाली गतियां पाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न है 46 नंबर कि महासागरीय सतह पर दिन में 2 बार जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है। महासागरीय सतह पे दिन में 2 बार जल का ऊपर उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ज्वार भाटा, टाइड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, व्याख्या देख सकते थे, यह मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। यह मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण जो है उत्पन्न होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि पूर्णिया और अमावस्या के दिन में किस प्रकार के ज्वार आते हैं। पूर्णिया और अमावस्या के दिन में किस प्रकार के ज्वार आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा बृहत ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स, ऊंचे ज्वार। बृहत ज्वार और ऊंचे ज्वार आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं इसका व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या दिया हुआ है कि इन दिनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी में होते हैं जिससे उनका सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है कि महासागरीय धारा समानता कैसी होती है। महासागरीय धारा समानता कैसी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म एवं ठंडी। महासागरीय धारा जो होती है गर्म एवं ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर प्रश्न, इसका व्याख्या देख सकते दिया हुआ, गर्म स्ट्रीम जैसी धाराएं गर्म होती है जबकि लेब्राडोर जैसी धाराएं, समुद्री धाराएं जो है ठंडी होती है। अगला नंबर देखते हैं 49 नंबर प्रश्न है कि मत्स्य यानी मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थान कौन सा होता है। मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थान कौन सा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वह मछली पकड़ने के लिए अच्छा स्थान माना जाता है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या है कि यह स्थान मछली के भोजन के लिए सबसे उत्तम होता है जिससे वहां मछलियां बहुलता में मिलती है। 50 नंबर प्रश्न है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी शब्द जो है यह जापानी भाषा का शब्द है, जापानी शब्द से लिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर, इसका व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या दिया हुआ है कि इसका अर्थ है, जापानी शब्द का अर्थ है कि पोताश्रय तरंगे होता है क्योंकि भूकंप के कारण ये बहुत विनाशकारी लहरें पैदा करती है। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं, अगला नंबर हम लोग अध्याय 6 में हम लोग आ चुके हैं, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ से रिलेटेड जो है चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन को करने वाले हैं। देख सकते हैं 6 नंबर चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न है, कॉमन नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
प्राकृतिक वनस्पति को मुख्य रूप से कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में, 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला वन है, दूसरा घास स्थल है, तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। 3 है, वन है, घास स्थल है और कांटेदार झाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न नंबर जो है इसका वर्णन दिया हुआ है कि तापमान और वर्षा की स्थिति के आधार पर वनस्पति ये 3 मुख्य प्रकार होते हैं। इनके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। देख सकते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है 52 नंबर है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की क्या विशेषता है? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या विशेषता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और पेड़ साल भर हरे भरे रहते हैं। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि रोजवुड आबनुस एबुनी महोगनी जैसे महत्वपूर्ण पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण पेड़ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53 है। 53 के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते दिया हुआ व्याख्या है कि यह वन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं जो शुष्क मैदान में पत्तियां गिरा देते हैं, जो शुष्क मौसम में पत्तियां गिरा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि शीतोष्ण सदाबहार वन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, ये सब जगह पे पाया जाता है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि यह दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के, यह दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के जैसे बाढ़ चीड़ यूकेलिप्टस मिलते हैं, बाढ़ चीड़ यूकेलिप्टस जैसे जो है मिलते हैं। अगला नंबर 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति की क्या विशेषता है? भूमध्य सागरीय वनस्पति की क्या विशेषता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ गर्मियों में सूखे के कारण पेड़ अपनी मोटी छाल और मोमी पत्तियों से नमी बचाते हैं जैसे नींबू, संतरा, अंगूर। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि इस क्षेत्र को विश्व के फलों का उद्यान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खट्टे, रसदार और फल बहुलता में उगते हैं। अगला नंबर प्रश्न 56 नंबर प्रश्न की शंकुधारी कोनीफोरस फॉरेस्ट या टाइगा वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन जो है कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों के 50 से 70 सेंटीमीटर में, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 सेंटीमीटर में पाया जाता है। वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि इन्हें टाइगा भी कहते हैं, और यह चीड़, देवदार जैसे लंबे नर्म लकड़ी वाले पेड़ होते हैं जिनसे कागज और लुगदी बनाई जाती है। अगला नंबर 57 नंबर प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एक प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अफ्रीका का सवाना घास का स्थल, अफ्रीका का सवाना घास स्थल। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर उगते हैं और यहाँ लंबी घास उगती है। अगला नंबर क्वेश्चन 58 नंबर प्रश्न है कि शीतोष्ण घास स्थल को उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, प्रेरी कहा जाता है, प्रेरी। वर्णन देख सकते दिया हुआ वर्णन है कि शीतोष्ण क्षेत्रों में छोटी और पौष्टिक घास पाई जाती है जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगला नंबर 59 नंबर प्रश्न है कि कांटेदार झाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? कांटेदार झाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुष्क रेगिस्तानी जलवायु वाले क्षेत्रों में। विवरण दे सकते हैं कि पानी की कमी के कारण इन पौधों की पत्तियां कांटेदार होती है ताकि बाष्पोत्सर्जन कम हो, जैसे कैक्टस और कीकड़। अगला नंबर 60 नंबर प्रश्न है, 60 नंबर क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि ध्रुवीय प्रदेश में अत्यधिक ठंडे वाले क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों में। इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि यह केवल काई लाइकेन और बहुत छोटी झाड़ियाँ उगती है जहाँ
जहाँ बालरस और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, वहीं पे यह पाया जाता है टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ। अगला को देख सकते हैं चैप्टर नंबर, हम लोग अध्याय नंबर 7 में आ चुके हैं। अध्याय नंबर 7 है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार से रिलेटेड, जो अब हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। देख सकते हैं 61 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है कि बस्तियाँ किसे कहते हैं। बस्तियाँ किसे कहते हैं, 60 नंबर प्रश्न है कि बस्तियाँ किसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसे बस्तियाँ कहते हैं। वे स्थान जहाँ पे लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसे बस्तियाँ कहते हैं। इसका वर्णन देखते हैं, डिटेल वर्णन देखते हैं। देख सकते हैं डिटेल वर्णन दिया हुआ है। डिटेल वर्णन है कि शुरुआती मनुष्य पेड़ों और गुफाओं में रहते थे, बाद में खेती की शुरुआत के साथ साथ अस्थायी बस्तियाँ बसने लगी थी। शुरुआती मनुष्य पेड़ों और गुफाओं में रहते थे, बाद में खेती की शुरुआत के साथ अस्थायी बस्ती बसने लगी थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है कि मौसमी बस्तियाँ अधिकतर कहाँ बनाई जाती है। मौसमी बस्तियाँ अधिकतर कहाँ बनाई जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों, जंगलों और पहाड़ों में, ग्रामीण क्षेत्रों, जंगलों और पहाड़ों में जो है घुमक्कड़ लोग द्वारा ये बनाया जाता है मौसमी बस्तियाँ। अगला नंबर क्वेश्चन, इसका वर्णन देखते हैं, डिटेल वर्णन देखते हैं। देख सकते हैं डिटेल वर्णन दिया हुआ है कि जो लोग शिकार, संग्राहक या पशुचारक करते हैं वे मौसम के अनुसार अस्थायी बस्तियाँ में रहते हैं। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 63 है कि परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं। परिवहन के मुख्य कितने साधन हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। परिवहन के मुख्य रूप से जो है 4 साधन होते हैं। परिवहन के कितने साधन हैं तो 4, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ये मुख्य 4 साधन होते हैं परिवहन करने का। वर्णन इसका देखते हैं। देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि लोग और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन के इन 4 प्रमुख साधनों का उपयोग करते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है कि पक्की सड़कें बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पक्की सड़कें बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि डामर और सीमेंट का। पक्की सड़कें बनाने के लिए डामर और सीमेंट का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ विवरण है कि पक्की सड़कें सभी मौसमों में यातायात के लिए सुगम होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जो जोड़ती है वह भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला नंबर देख सकते हैं, इसका वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ वर्णन यह भारत के उत्तर से दक्षिण छोर से जोड़ने वाली प्रमुख राजमार्ग है। यह भारत के उत्तर से दक्षिण को जोड़ने की प्रमुख राजमार्ग है NH44। ये भारत की सबसे लंबी है। अगला नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भूमिगत रेलवे को किन नामों से जाना जाता है। भूमिगत रेलवे को किन नामों से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेट्रो और अंडरग्राउंड ट्रेन को भूमिगत रेलवे के नामों से जाना जाता है। अगला नंबर देखते हैं। इसका वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है महानगरों में भीड़ भाड़ कम करने और तेज आवागमन के लिए भूमिगत रेल मार्ग बनाए जाते हैं। भारत में मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता में हुई थी। भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत जो है कोलकाता शहर में हुआ था 1984 ईस्वी में। 1984 में हुई थी कोलकाता में शुरुआत मेट्रो की हुई थी। दूसरा मेट्रो सेवा की शुरुआत जो है नई दिल्ली में हुई थी। दूसरा जो हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। दूसरा मेट्रो की शुरुआत नई दिल्ली में 2002 ईस्वी को हुआ था। नई दिल्ली में 2002 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 67 है कि जल मार्ग सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। जल मार्ग सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जल मार्ग जो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जल मार्ग जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। जल मार्ग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग होते हैं। इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं। वर्णन दिया हुआ है कि नदी और झीलों अंतर्देशीय जल मार्ग है, जबकि महासागरीय समुद्री मार्गों के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है
68 है। 68 नंबर प्रश्न है कि परिवहन का सबसे तीव्र और महंगा साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे महंगा और तीव्र साधन कौन सा है? पहला है वायु मार्ग है, अगला देखते हैं, अगला जल मार्ग है, तीसरा रेलवे मार्ग है, चौथा सड़क मार्ग है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है परिवहन का सबसे तीव्र और महंगा साधन जो है वायुयान है। परिवहन का सबसे तीव्र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन करने में वायुयान जो है बहुत ही कम समय लेता है, बट ये साधन बहुत महंगा होता है और ये दुर्लभ क्षेत्रों में भी इसके माध्यम से जाया जा सकता है। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं इसका वर्णन दिया हुआ है कि यह दुर्गम स्थान जैसे पर्वतों, मरुस्थल और लंबी दूरी तय करने का सबसे तेज माध्यम है। अगला नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं 69 नंबर प्रश्न है कि संचार कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य है? कम्युनिकेशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि दूसरों तक अपनी बात और सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। दूसरों तक अपनी बातों को और सूचनाओं को पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संचार कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है। मास मीडिया, रेडियो, टीवी, अखबार और इंटरनेट आज संचार के आधुनिक माध्यम बन चुके हैं। अगला नंबर इसका देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 70 है कि जनसंपर्क माध्यम यानी मास मीडिया का उदाहरण है। जनसंपर्क माध्यम यानी मास मीडिया का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न, ये जनसंपर्क मास मीडिया का जो है उदाहरण है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि इसके जरिए एक स्थान से देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों तक सूचना को पहुंचाई जा सकती है। अगला टॉपिक है अध्याय नंबर 8 है कि मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश से रिलेटेड जो है चैप्टर नंबर अध्याय नंबर जो है 8 है, इससे रिलेटेड जो है अब हम क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। देख सकते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है कि अमेजन बेसिन दुनिया के किस हिस्से में स्थित है? अमेजन बेसिन दुनिया के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमेजन बेसिन जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन बेसिन जो है दक्षिण अमेरिका में जो है स्थित है, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में स्थित है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ है, वर्णन दिया हुआ है यह भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है जहां दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन बेसिन पाई जाती है, बहती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर देख सकते हैं 72 है कि अमेजन बेसिन की जलवायु समानता कैसी होती है? अमेजन बेसिन की जलवायु समानता कैसी होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्म एवं नम जलवायु, हॉट एंड वेट होती है। हॉट एंड वेट क्लाइमेट जो पाई जाती है यानी नम पाई जाती है, अमेजन बेसिन की जलवायु जो है गर्म एवं नम है। इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि यहाँ साल भर दिन और रात दोनों में लगभग एक समान गर्मी और उमस बनी रहती है। यहाँ जो है साल भर दिन और रात दोनों में लगभग एक समान गर्मी और उमस बनी रहती है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73 है कि अमेजन के जंगलों में पाए जाने वाले विशालकाय सांप का क्या नाम है? अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले विशालकाय सांप का क्या नाम है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा एनाकोंडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है एनाकोंडा जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है एनाकोंडा। अमेजन बेसिन के जंगलों में पाए जाने वाला विशालकाय सांप का नाम एनाकोंडा है, एनाकोंडा। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि यहाँ पक्षियों की रंग बिरंगी प्रजातियाँ और कई खतरनाक जीव पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में जो है पक्षियों की रंग बिरंगी कई सारी प्रजातियाँ जैसे टूकन और कई खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो 74 है कि अमेजन बेसिन के मूल निवासी मुख्य रूप से कौन सी कृषि पद्धति अपनाते हैं? अमेजन बेसिन के लोग मुख्य रूप से कौन सी कृषि पद्धति अपनाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तन और दहन कृषि अपनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्तन एंड दहन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। अमेजन बेसिन के निवासी मुख्यतः इस प्रकार की कृषि को पद्धति को अपनाते हैं और करते हैं। वर्णन इसका देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि इसमें वे पेड़ों को काट कर साफ करते हैं और कुछ साल फसल उगाने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। अमेजन बेसिन के लोग जो हैं कीर्तन एवं दहन कृषि करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि में लोग जो है पेड़ों को काट कर साफ करते हैं और कुछ साल तक फसल उगाने के बाद जो भूमि को प्रति छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं खेती को करने के लिए। अगला नंबर देख सकते हैं 75 नंबर प्रश्न है कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस प्रकार के क्षेत्र में स्थित है? भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस प्रकार के क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उपोष्ण प्रदेश में, उपोष्ण प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा उपोष्ण प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए उपोष्ण प्रदेश में। इसका वर्णन देखते हैं,
वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है यह बेसिन 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के बीच स्थित है। 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर के बीच जो है स्थित है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76 है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगला नंबर इसका वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है यह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, दिया हुआ है 77 है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाका में मुख्य रूप से कौन सी फसल सबसे अधिक उगाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान चावल। मुख्य रूप से जो है यहाँ धान की खेती जो है की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए धान की खेती। धान की खेती ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है, वर्णन दिया कि चावल की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है जो इस मानसूनी के क्षेत्र में आसानी से मिलता है। चावल की खेती के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है जो इस मानसूनी क्षेत्र में आसानी से मिलता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78 है कि ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में असम में मुख्य रूप से किस पेय पदार्थ की खेती की जाती है। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में असम में मुख्य रूप से किस पेय पदार्थ की खेती की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय की खेती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चाय की खेती। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चाय की खेती की जाती है। वर्णन इसका देखते हैं, वर्णन दिया कि असम की ढाल वाली पहाड़ी पर चाय के बड़े बड़े बागान हैं। असम की चाय वाली ढलान की पहाड़ी पे जो है चाय के बड़े बड़े बागान हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन की गंगा ब्रह्मपुत्र जल में पाई जाने वाली विशेष मीठे पानी की डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र जल में पाई जाने वाली विशेष मीठे पानी की डॉल्फिन को अस्थायी भाषा में क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूसू, जिसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं। सूसू या ब्लाइंड डॉल्फिन, सूसू या इसको ब्लाइंड अंधी सूसू भी कहते हैं, ब्लाइंड अंधी डॉल्फिन भी कहते हैं। अगला नंबर इसका वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है, वर्णन है कि सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है लेकिन प्रदूषण के कारण यह संकटग्रस्त में है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है लेकिन आज जो है प्रदूषण के कारण जो है यह जो है संकटग्रस्त में आ चुका है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न है कि ताज़ा पानी में मछली मासौर और रोहू किस बेसिन की प्रमुख नदी की प्रजातियां हैं। ताज़ा पानी की मछली मासौर और रोहू किस बेसिन की प्रमुख नदी की प्रजाति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि यहाँ मछली और चावल इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों का मुख्य आहार है। अगला नंबर जो है अध्याय 9 है, हम लोग चैप्टर नंबर 9 में आ चुके हैं, रेगिस्तान में जीवन, लाइफ इन द डेजर्ट्स। देख सकते हैं 81 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तान की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है। रेगिस्तान की मुख्य भौगोलिक विशेषता क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा ए, अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान और विरल वनस्पति। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान होते हैं और जो है वनस्पति विरल पाया जाता है, बहुत ही कम वनस्पति पाया जाता है और कांटेदार झाड़ियाँ ज़्यादातर यहाँ पाई जाती है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया कि रेगिस्तानी गर्म या ठंडे दोनों प्रकार के होते हैं। रेगिस्तान जो होते हैं गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के होते हैं, जहाँ पानी भारी कमी होती है, जहाँ पानी की मात्रा बहुत ही कमी होती है और यहाँ वर्षा भी साल में बहुत कम होता है और यहाँ झाड़ियाँ पाई जाती है, कांटेदार झाड़ियाँ, यहाँ वनस्पति विरल अवस्था में होता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 82 है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा किस महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अफ्रीका में स्थित है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो लगभग 11 देशों की सीमाओं को छूता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो लगभग 11 देशों की सीमा को छूता है। अगला नंबर देख सकते हैं 87 नंबर दिया हो कि सहारा रेगिस्तान कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ। सहारा रेगिस्तान जो है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में सहारा रेगिस्तान का विस्तार है। व्याख्या देखते हैं,
यह भारत के क्षेत्रफल से भी कई गुना बड़ा है, यह भारत के क्षेत्रफल से भी कई गुना बड़ा है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु जो है अत्यधिक गर्म और शुष्क है, अत्यधिक गर्म और शुष्क है। अगला नंबर देखते हैं, इसका वर्णन देखते हैं, दिया हुआ है यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगला नंबर है, सहारा रेगिस्तान के घुमक्कर कबीले मुख्य रूप से किन पशुओं को पालते हैं। सहारा रेगिस्तान के घुमक्कर कबीले मुख्य रूप से किन पशुओं को पालते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ऊँट भेड़ पालते हैं, ऊँट पालते हैं, भेड़ पालते हैं, ऊँट भेड़ बकरी घोड़े ऊँट पालते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊँट भेड़ बकरी और घोड़े पालते हैं, ऊँट भेड़ बकरी और घोड़े पालते हैं। अगला नंबर इसका वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि ये लोग दूध, चमड़ा और ऊन के लिए इन वस्तुओं को पालते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 86 है कि सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले मिस्र का देश किस नदी के किनारे विकसित है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले मिस्र, इजिप्ट जिसे इजिप्ट कहते हैं, का देश किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नील नदी, नील नदी के किनारे, रिवर नील नदी के किनारे। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ कि नील नदी की उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ प्राचीन मिस्र की सभ्यता विकसित हुई है। नील नदी के उपजाऊ जमीन के कारण यहाँ प्राचीन मिस्र की सभ्यता जो है विकसित हुई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 87 है कि लद्दाख किस प्रकार के रेगिस्तान है। लद्दाख जो है किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेगिस्तान एक प्रकार जो है ठंडा रेगिस्तान है, जिसका कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख जो है एक प्रकार का कोल्ड डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ कि यह भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख जो मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, यह भारत के जम्मू कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र में महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न नंबर 88 है कि लद्दाख क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लद्दाख क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अत्यधिक ठंड और शुष्क, सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। अत्यधिक शुष्क, ठंडा और शुष्क है, सर्दियों में यहाँ तापमान -40 डिग्री चला जाता है। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ कि यहाँ हवा इतनी पतली होती है कि सूर्य की गर्मी बहुत तेज़ी से महसूस होती है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न 89 नंबर प्रश्न कि लद्दाख का प्रसिद्ध राष्ट्रीय पशु जो दुर्लभ प्रजाति का है कौन सा है। लद्दाख का प्रसिद्ध राष्ट्रीय पशु जो दुर्लभ प्रजाति का है वो कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याक है। ऑप्शन नंबर ए याक और हिम तेंदुआ, याक और हिम तेंदुआ जिसे स्नो लेपर्ड कहते हैं, स्नो लेपर्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ याक का उपयोग दूध, ऊन और सामान ढोने के लिए किया जाता है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर देख सकते हैं, दिया हुआ है 90 नंबर प्रश्न है, 90 नंबर प्रश्न है कि लद्दाख के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है। लद्दाख के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हेमिस ठीक से और लामायूरू मठ जो है ये लद्दाख का प्रसिद्ध मठ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते हैं, दिया हुआ कि लद्दाख में बौद्ध धर्म का मुख्य धर्म है। लद्दाख में बौद्ध धर्म मुख्य धर्म है। यहाँ कई प्रसिद्ध गोम्पा या मठ स्थित है। अगला नंबर देख सकते हैं, 91 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है। पृथ्वी के चुंबकत्व का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पृथ्वी के भीतर करोड़ में पिघली हुई लोहे की गति। पृथ्वी के चुंबकत्व का मुख्य स्रोत है पृथ्वी के भीतर करोड़ में पिघली हुई लोहे की गति। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि करोड़ के तरल बाहरी हिस्से में घूमने वाले लोहे और निकेल के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। करोड़ के तरल बाहरी हिस्से में घूमने वाले लोहे और निकेल के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92 है कि पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर कुल जो है 7 महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है।
वर्णन देख सकते हैं दिया हुआ है 7। पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा जो अंटार्कटिका है, छठा यूरोप है और सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप है विश्व में। अगला नंबर देख सकते हैं 93 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है। पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। व्याख्या देखते हैं, देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ कि कुल 5 महासागर है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर है, चौथा दक्षिणी महासागर है और पाँचवा जो है आर्कटिक महासागर है। कुल 5 महासागर है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 94 है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त ट्रेंच कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरियाना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, ये सबसे गहरा गर्त है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। इसका वर्णन देखते हैं, वर्णन दिया हुआ है कि इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। यह जो प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है इसकी गहराई जो है 11,038 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। 95 नंबर प्रश्न है, 95 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान सबसे कम होता है। लगभग माइनस जो है 80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वायुमंडल की किस परत में तापमान सबसे कम होता है, लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा मध्यमंडल, मीजोस्फीयर। वर्णन देखते हैं, इसका वर्णन देखते हैं। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि यह समताप मंडल के ऊपर स्थित होती है, जहां अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं। यह इतना ठंडा होता है कि यहाँ पे उल्कापिंड जो होता है मध्यमंडल में जल जाता है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 96 है कि कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका महाद्वीप जो है श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ जो है बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढका होने के कारण जो है इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। वर्णन देखते हैं, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है कि यह पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, इसलिए यह कोई अस्थायी मानव बस्ती नहीं है। इसीलिए इसे जो है श्वेत महाद्वीप, इसे श्वेत महाद्वीप जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये जो था सही था। अगला नंबर इसका प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ है, यह अंडमान सागर में स्थित है। भारत अंडमान सागर में स्थित है। भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि एक और ज्वालामुखी है जिसको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी है, उसका नाम है नारकोंडम। ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसका नाम है नारकोंडम है। नारकोंडम जो है यह जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन द्वीप जो है ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। ये दोनों के दोनों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 98 नंबर प्रश्न है, 98 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची नदी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची नदी कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे ऊंची नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा नील नदी। वर्णन देखते हैं, वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है। यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है और यह सबसे ऊंची नदी है नील नदी। अगला 99 नंबर प्रश्न है कि जल की कमी की समस्या को क्या कहा जाता है। जल की कमी की समस्या को क्या कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जल संकट या जल दुर्भिक्ष कहते हैं, दुर्भिक्ष या जल संकट या जलाक्रांता भी कहते हैं इसको। व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ है कि अत्यधिक दोहन और प्रदूषण के कारण दुनिया भर में पीने योग्य पानी की कमी बढ़ रही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर प्रश्न है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो सही है 1972 में। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 1972 में हुआ, जबकि एक साल बाद जो है 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। 1973 में
प्रोजेक्ट जो है टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 वर्ष बाद जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था। अगला नंबर देखते हैं, इसका व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ कि इसका मुख्य उद्देश्य है जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों की रक्षा करना। 1972 में आया था। 101 नंबर प्रश्न है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है जो पर्यावरण संतुलन के लिए माना जाता है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में वनों आच्छादित है जो पर्यावरण के लिए संतुलन माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, लगभग 33%। ऑप्शन नंबर ए सही है, लगभग 33%। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कम से कम 1/3 हिस्से पर वन होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कम से कम 1/3 हिस्से पे जो है वन होना अनिवार्य है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 102 है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो सही ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वर्ष 1973 में हुआ था, जबकि वन जीव संरक्षण एक्ट जो आया था वो आया था 1972 में। पर्यावरण वन जीव संरक्षण जो आया था 1972 में आया था। पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे थे। देख सकते हैं कि दिया हुआ है बाघों की घटती जनसंख्या को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरुआत किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को। अगला नंबर 103 नंबर प्रश्न कि चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ों की कटाई को रोकने से। यह जो है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, पेड़ों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है इसका व्याख्या देख सकते हैं कि सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा की थी। अगला नंबर प्रश्न 104 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और जलवाष्प तीनों के तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। व्याख्या देख सकते दिया हुआ ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान नहीं देता है, जबकि CO2, मेथेन और जलवाष्प जो है प्रमुख है ग्रीन हाउस गैस है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है कि कौन सी महासागरीय धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को गर्म करती है? कौन सी महासागरीय धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को गर्म करती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, गल्फ स्ट्रीम। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। व्याख्या देख सकते दिया यह एक गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी में उत्तर की ओर बहती है। यह जो है गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी में उत्तर की ओर बहती है। अगला नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेह या थार रेगिस्तान जैसलमेर का। लेह जो हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख का लेह हो गया सबसे शुष्क है। ये जो है ठंडा कोल्ड डेजर्ट है, जबकि राजस्थान के थार रेगिस्तान का जैसलमेर जो है ये जो है गर्म रेगिस्तान है। देख सकते हैं दिया हुआ कि पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में बहुत ही कम वार्षिक वर्षा होती है। 107 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानसीराम मेघालय। भारत के मानसीराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा जो होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है यही होती है। लगभग 1100 जो है सेंटीमीटर से अधिक होता है। 1100 सेंटीमीटर से जो है अधिक होता है यहाँ पे वर्षा वार्षिक होता है। व्याख्या देखते हैं, देख सकते दिया हुआ कि खासी पहाड़ी पर स्थित इस स्थान पर दुनिया में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। अगला नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन 108 है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी वर्ष आकी गई है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी वर्ष बताई गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लगभग 4.5 से 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी की आयु जो है लगभग 4.5 से 4.6 अरब वर्ष। व्याख्या देख सकते हैं दिया रेडियो एक्टिविटी डेटिंग के जरिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उम्र का अनुमान लगाया है। रेडियो एक्टिविटी डेटिंग के जरिए जो है वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आयु का उम्र का पता लगाया है। अगला नंबर प्रश्न 109 नंबर है कि अपक्षय का क्या अर्थ है? अपक्षय का क्या अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अपक्षय का तापमान, पाला और पौधे द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना ही अपक्षय यानी वेदनिंग अपरदन कहलाता है। देख सकते हैं दिया हुआ है अपक्षय एक अस्थिर प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें टूटती है और लेकिन मलबा वहीं रहता है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 110 है कि पृथ्वी की सतह पे कुल पानी का कितना प्रतिशत पीने योग है? पृथ्वी की सतह पे कुल पानी का कितना प्रतिशत
पीने योग्य पानी है तो इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। 1% से भी कम है, लगभग 1% से भी कम है, लगभग 0.3% है, सतही मीठा पानी है। विवरण दिया हुआ है कि अधिकांश मीठा पानी ग्लेशियर या भूमिगत जल के रूप में है। अधिकांश मीठा पानी ग्लेशियर या भूमिगत जल के रूप में है। नदी झीलों में बहुत कम उपलब्ध है। नदी और झीलों में बहुत ही कम उपलब्ध है। अगला नंबर 111 नंबर प्रश्न है कि लद्दाख रेगिस्तान की मुख्य नदियां कौन सी है। लद्दाख रेगिस्तान की मुख्य नदियां कौन सी है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो है लद्दाख रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है। व्याख्या दिया हुआ है कि लद्दाख की घाटियों से होकर सिंधु नदी बहती है जो इस ठंडे मरुस्थल का मुख्य जल स्रोत है। अगला नंबर प्रश्न 112 नंबर प्रश्न है। 112 नंबर प्रश्न कि लद्दाख में किस प्रकार की कृषि की जाती है। लद्दाख में किस प्रकार की कृषि की जाती है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में जौ, आलू और मटर की खेती की जाती है। लद्दाख में मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में जौ, आलू और मटर की खेती की जाती है। वर्णन दिया हुआ है कि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ केवल गर्मियों के छोटे महीने में ही चुनिंदा फसलें उगाई जाती है। अगला नंबर 113 नंबर प्रश्न है कि लद्दाख में पाए जाने वाले प्रसिद्ध पेड़ों में से कौन से शामिल है। लद्दाख में पाए जाने वाले प्रसिद्ध पेड़ों में से कौन से पेड़ शामिल है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही शामिल है बीलो और पॉपुलर है पॉपुलर। वर्णन देखते हैं। वर्णन दिया हुआ है, देख सकते हैं वर्णन दिया हुआ है। वर्णन है कि लद्दाख के गांव के पास और नदियों की घाटी में बीलो और पॉपुलर के पेड़ बहुलता में मिलते हैं जिनकी लकड़ी का उपयोग क्रिकेट के बल्ले बनाने में भी किया जाता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने में जो है मुख्य रूप से जो है बीलो लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं 114 नंबर प्रश्न है कि लद्दाख के पारंपरिक घरों की क्या विशेषता है। लद्दाख के पारंपरिक घरों की क्या विशेषता है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घर पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं जिनकी छतें मोटी लकड़ी और घास की होती है। घर पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं जिनकी छतें मोटी लकड़ी और घास की होती है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि यहाँ के लोग सर्दियों में ठंड से बचने के लिए अपने घरों की दीवारें को मजबूत और छतों में मोटा बनाते हैं। अगला नंबर प्रश्न नंबर 115 है कि लद्दाख की राजधानी लेह से गुजरने वाली प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है। लद्दाख की राजधानी लेह से गुजरने वाली प्रमुख राजमार्ग कौन सी है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जो जिला दर्रे से होते हुए श्रीनगर लेह राजमार्ग है। जो जिला दर्रे से होते हुए श्रीनगर लेह राजमार्ग है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि यह राजमार्ग सर्दियों में बर्फबारी के कारण बंद रहता है लेकिन गर्मियों में यातायात का मुख्य साधन है। अगला नंबर जो है संपूर्ण कक्षा 7 भूगोल से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उस प्रश्न को अब यहाँ से कराया जाएगा। प्रश्न नंबर जो है 116 है कि पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है सबसे अधिक मात्रा में भूप्रपटी में पाया जाता है। देख सकते दिया हुआ व्याख्या है कि भूप्रपटी में संरचना में ऑक्सीजन और सिलिकॉन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। 117 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कायांत्रिक मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संगमरमर और स्लेट। संगमरमर और स्लेट जो है कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण है। अगला नंबर देखते हैं। व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ है। व्याख्या दिया हुआ है कि जब आग्नेय या अपसादी चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब के प्रभाव में आती है तो कायांत्रिक चट्टानें में बदल जाती है जैसे चूना पत्थर का संगमरमर में बनना, जैसे चूना पत्थर का संगमरमर में बदलना। अगला नंबर प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न है कि भूकंप के समय सुरक्षा के लिए कौन सा उपाय सबसे सही है। भूकंप के समय सुरक्षा के लिए कौन सा उपाय सबसे सही है तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मजबूत मेज के नीचे छिप जाना और बाहर खुले मैदान में चले जाना। मजबूत मेज के नीचे छिप जाना और बाहर खुले मैदान में चला जाना। अगला देख सकते हैं इसका व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या दिया हुआ है एक विवरण है कि भूकंप आने पर घर के अंदर सुरक्षित कोने या मेज के नीचे शरण लेनी चाहिए और झटके रुकते ही खुले स्थान पर चले जाना चाहिए। अगला 119 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी परत वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक किस मौसम में बदलती या कहाँ पाई जाती है।
वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई सबसे अधिक किस मौसम में बदलती है या कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। समताप मंडल के निचले हिस्से में लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे। अगला नंबर इसका व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणें को सोख लेती है, जिससे धरती पर जीवों की रक्षा होती है। ओजोन परत जो होती है ये समताप मंडल में पाया जाता है और सूर्य से आने वाले यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उसको सोख लेती है, जिससे धरती पर रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। 120 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय जल का खारापन किस रूप में मापा जाता है? महासागरीय जल का खारापन किस रूप में मापा जाता है? तो इसका देख सकते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महासागरीय जल का खारापन जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रति 1000 ग्राम में लवण की मात्रा। प्रति 1000 ग्राम में लवण की मात्रा को मापा जाता है। देख सकते हैं दिया हुआ व्याख्या है कि महासागरों का औसत खारापन जो है 35 भाग प्रति 1000 होता है। 35 ग्राम जो है प्रति 1000 होता है। 121 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे अधिक गहराई में स्थित परत कौन सी है? पृथ्वी की आंतरिक परतों में सबसे अधिक गहराई में स्थित परत कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कोरोड। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोरोड। देख सकते हैं व्याख्या दिया गया, पृथ्वी के केंद्र में स्थित सबसे भीतरी परत होती है, कोरोड होती है। अगला नंबर 122 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है, बल्कि ज्वार नदमुख बनाती है। ये दोनों के दोनों नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह जो है अरब सागर में मिल जाती है और अपने मुहाने पे जो है ज्वार नदमुख बनाती है, जिसे आलिया बेट कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका व्याख्या दिया हुआ है कि ये नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है और ऐसे चूड़ी, जिसे ज्वार नदमुख कहते हैं, बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। 123 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है? वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। समताप मंडल में, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है, इसमें तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। व्याख्या देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि समताप मंडल में ओजोन परत की सूर्य की पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करती है, जिससे वहां तापमान बढ़ता है। अगला नंबर जो 124 नंबर प्रश्न है कि चक्रवात को अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात को अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है। अमेरिका में हरिकेन और फिलीपींस, जापान में जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है। चक्रवात को अमेरिका में हरिकेन और फिलीपींस और जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है। अगला देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। 125 नंबर प्रश्न है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस, जल दिवस और बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है इस दिन को मनाया जाता है, जबकि 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 126 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय जल का औसतन तापमान कितना होता है? महासागरीय जलधाराओं का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। ध्रुवों की ओर घटता है और भूमध्य रेखा के पास अधिक होता है। भूमध्य सागरीय जलधाराओं का औसत तापमान जो है ध्रुवों की ओर घटता है, जबकि भूमध्य रेखा पे जो है अधिक होता है, बढ़ता है। देख सकते हैं व्याख्या दिया है कि सूर्य की किरणें तिरछी और सीधी पड़ने के कारण महासागरीय तापमान अक्षांशों के अनुसार बदलता है। 127 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। याक और मारखोर जो है ठंडे रेगिस्तान में पाया जाता है। अगला नंबर देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है, लद्दाख की ठंडी और पथरीली पहाड़ियों पर यह विशेष रूप से अनुकूलित जीव पाए जाते हैं।
अगला नंबर 128 नंबर प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं दिया हुआ है कि सहारा रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? सहारा रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हरमट्टम। हरमट्टन हरमट्टन या सिलीरो कहते हैं। अगला नंबर देख सकते हैं दिया हुआ है कि यहाँ सहारा रेगिस्तान के गिनी की खाड़ी की ओर बहने वाले स्थानीय पवन को ये हरमट्टन कहा जाता है। 129 नंबर प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अगला नंबर देख सकते हैं प्रश्न है, प्रश्न नंबर इसका व्याख्या दिया हुआ है कि यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैली हुई दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज जो है। अगला नंबर 130 नंबर प्रश्न की विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई लगभग 8848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट की। 131 नंबर प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून किस दिशा समानता कैसी होती है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा समानता कैसी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा जो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं के कारण होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं के कारण होती है। अगला नंबर 132 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज ईंधन का उदाहरण है? निम्न में कौन सा खनिज ईंधन का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो है यह खनिज ईंधन यानी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। व्याख्या देखते हैं दिया हुआ है, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला नंबर 133 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। डायमंड जो है प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं, यह कार्बन का शुद्धतम रूप और सबसे कठोर स्वरूप है। यह कार्बन का शुद्धतम रूप और सबसे कठोर रूप है। अगला नंबर है 134 नंबर की सुनामी लहर उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी लहर उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र की तली में आने वाले तीव्र भूकंप। समुद्र की तली में आने वाले तीव्र भूकंप। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते हैं दिया हुआ है कि महासागरीय सतह पर अचानक हलचल होती है जो कि विशाल काय सुनामी लहरें उठाती है। अगला नंबर 135 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा देश अमेजन बेसिन के संपर्क में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन बेसिन के संपर्क में नहीं आता है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत जो है नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया हुआ अमेजन बेसिन में अमेरिका में स्थित है जबकि भारत एशिया में स्थित है। अमेजन बेसिन जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है जबकि भारत एशिया में है। 136 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे मरुद्भिद की पत्तियां कैसी होती है? रेगिस्तान में उगने वाली पौधे की पत्तियां कैसी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, कांटेदार या मोम परत वाली ताकि पानी का बाष्पोत्सर्जन कम हो। कांटेदार या मोम परत वाली ताकि पानी का बाष्पोत्सर्जन कम हो। पानी की कमी से बचने के लिए मरुस्थलीय पौधे में ये अनुकूलन पाए जाते हैं। 137 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देख सकते दिया हुआ है, यह भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। 138 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में मानसून की वापसी के समय सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में मानसून की वापसी के समय रिट्रीटिंग मानसून के समय सबसे अधिक वर्षा होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे जो है लौटते हुए मानसून से तीव्र वर्षा होती है ठंडे के दिनों में। व्याख्या दिया हुआ है कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण सर्दियों के शुरुआती महीनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होता है। 139 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण छोटे बड़े होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण छोटे बड़े होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और परिक्रमा के कारण। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और परिक्रमा के कारण। अगला नंबर देख सकते हैं दिया हुआ है, विवरण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुको होना ऋतु और दिन रात के दोनों के बड़े छोटे होने का कारण है।
140 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए सही है, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है कि जलवाष्प प्राकृतिक रूप से सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। CO2 मानवीय गतिविधियों को से बढ़ती है, CO2 मानवीय गतिविधियों से बढ़ती है। अगला नंबर प्रश्न 141 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्यूटिक एनिमल किसे घोषित किया गया है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, गंगा डॉल्फिन को, गंगेटिक डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। विवरण दिया, इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 142 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नदी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, बल्कि यह गोमती नदी के तट पे, गोमती नदी के तट पर स्थित है। व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ कि लखनऊ गोमती नदी के तट के किनारे, जबकि कानपुर, पटना और वाराणसी ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। 143 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतु बदलती है? पृथ्वी के किस गति के कारण जो है ऋतु बदलती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, परिक्रमण, रेवोल्यूशन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना जो है, ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने और झुके रहने से वर्ष भर ऋतु परिवर्तन होता रहता है। अगला नंबर 144 नंबर प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में यह दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 145 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा एक नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। व्याख्या देख सकते हैं, दिया हुआ है, ये ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त न होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। अगला नंबर 146 नंबर प्रश्न, क्या सहारा रेगिस्तान के किस देश में तेल के विशाल भंडार खोजे गए हैं? सहारा रेगिस्तान के किस क्षेत्र में तेल के विशाल भंडार खोजे गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लीबिया, अल्जीरिया और मिस्र में जो है तेल के बहुत बड़े भंडार खोजे गए हैं। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है कि इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम की खोज के बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम की खोज के बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। अगला नंबर 147 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 147 है कि लद्दाख क्षेत्र में किस धर्म के अनुयायी बहुलता में है? लद्दाख क्षेत्र में किस धर्म के अनुयायी लोग बहुलता में है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म और इस्लाम, बौद्ध धर्म और इस्लामी। व्याख्या देख सकते दिया, लद्दाख में बौद्ध गोम्पा यानी मठ और मुस्लिम आबादी सद्भाव से निवास करते हैं। अगला नंबर 148 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड अंतरिक्ष से आते ही जल जाते हैं? वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मध्यमंडल में उल्कापिंड जो है आते के साथ जल जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, देख सकते व्याख्या दिया हुआ है कि इस परत में प्रवेश करने पर उल्कापिंड घर्षण के कारण जल जाते हैं। मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं के साथ जो है उल्कापिंड घर्षण के कारण जल जाते हैं। 149 नंबर प्रश्न है कि महासागरीय धाराओं की दिशा को उत्तर गोलार्ध में किस नियम के तहत दाईं ओर विक्षेपित किया जाता है? महासागरीय धाराओं की दिशा को उत्तर गोलार्ध में किस नियम के तहत दाईं ओर विक्षेपित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फेरवेल का नियम, कोरियोलिस बल फेरवेल का नियम। वर्णन देख सकते दिया हुआ है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल धाराओं की दिशा को विक्षेपित करता है। 150 नंबर प्रश्न है, 150 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न जो आज का लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है, भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए स्थापित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। व्याख्या देख सकते दिया हुआ है, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना जो है बाघों के संरक्षण के लिए की गई है, यह जो था 150 प्रश्न था। ये जो था
आज का जो है लास्ट प्रश्न था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।